फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्यारे बच्चों, स्वस्थ जीवन की शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आर.एस. विश्वकर्मा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से आपके सामने लाइव हूँ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत के साथ साथ अन्य देशों के साथ में इस की राजनयिक व्यवस्था पर। कल हमने चर्चा किया था भारत और चाइनीज राजनयिक व्यवस्था। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं भारत और अमेरिकी राजनयिक व्यवस्था की। आज हम चर्चा करेंगे चाइना के ही जैसे एक भारत के पड़ोसी, उत्तर पूर्वी और दुनिया के एक समय के सबसे बड़े देश, 1990 तक जिसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे, और 1990 के बाद 89-90 के बाद वो सोवियत संघ कई देशों में बढ़ गया और उसके जो भी छोटे छोटे देश बने वो इंडिपेंडेंट कंट्री, और लगभग उसमें 60-65% देश जो है वो कम्युनिस्ट व्यवस्था के पोषक रहे हैं। तो हम रूस, चूंकि सोवियत संघ की उस समय एक बड़ा महानगर था, राजधानी थी मास्को, और आज का जो रूस है वो मास्को का परिक्षेत्र है, मास्को उसकी राजधानी है। भारत का पड़ोसी देश, जैसे हम कल चाइना के संबंध में चर्चा कर रहे थे, चाइना के जैसे ही रसिया भी जो है कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वाला देश है, अर्थात वहाँ साम्यवादी पार्टी या साम्यवादी कार्ल मार्क्सीय व्यवस्था का साम्राज्य है। जहाँ कम्युनिस्ट व्यवस्था आ जाती है वो साम्राज्यवादी व्यवस्था या तानाशाही वाली व्यवस्था होती है। रूस की भाषा में, अगर रूस की शासन की भाषा में कहें तो उसे जारशाही शासन कहते हैं। मैंने इसके पहले बताया कि एशिया का सबसे बड़ा देश था सोवियत संघ, बहुत बड़े भूखंड पर था, और उस बड़े भूखंड पर जो है वो साम्यवादी शासन स्थापित था और एक कालांतर से था। 1917 के बाद जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसमें रूस में जो कम्युनिस्ट व्यवस्था थी वो और कड़ी हो गई थी या कड़ी कर दी गई थी, और वहाँ लोकतांत्रिक तरीके या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से बिल्कुल हट करके जारशाही व्यवस्था या उसको हम साम्राज्यशाही व्यवस्था या तानाशाही व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्योंकि जो साम्यवादी व्यवस्था का प्रमुख या मुखिया होता है उसका इलेक्शन जरूरी नहीं कि वो वहाँ की पब्लिक से होगा या पब्लिक से उसका निर्वाचन होगा। वहाँ का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो पार्टीगत होती है, दलगत होती है, और दल के पोषण के लिए जो व्यक्ति वहाँ काम करता है उसको वहाँ का शासन का प्रमुख चुन दिया जाता है या बना दिया जाता है। तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रमुख सचिव होता था, जिसे महासचिव बाद में कहा गया, वो एक जारशाही व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। हम भारत में आते हैं तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, लेकिन जब सोवियत संघ जाते हैं, रूस जाते हैं, तो वहाँ कम्युनिस्ट व्यवस्थाओं में अगर हम दोनों में देखें तो दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। कम्युनिस्ट व्यवस्था में जहाँ एक पार्टी का शासन होता है, दल प्रमुख होता है, दल के हित प्रमुख होते हैं, और दल जैसा भी चाहता है उस देश में शासन चलाता है, और उस दल के शासन को वहाँ की आवाम हर्ष या मजबूरी हर्ष भी स्वीकार करती है या मजबूरी में स्वीकार। जैसे हम चाइना में हमने देखा कि वहाँ जरूरी नहीं है कि जो कम्युनिस्ट व्यवस्था है उससे आवाम खुश होगी या आवाम सारी उसको मानती होगी, लेकिन फिर भी अगर आप ना भी माने तो हमारे यहाँ लोकतंत्र जैसे नहीं है कि आप उसका विरोध कर दें, उसकी आलोचना करें, उसके संबंध में आंदोलन करें, तोड़ फोड़ करें, सांप्रदायिकता फैलाए। ऐसा कम्युनिस्ट देशों में बिल्कुल संभव नहीं होता। तो कम्युनिस्ट देशों में दल प्रमुख और उस दल का शासन होता है, और एक दल के अलावा वहाँ दूसरे किसी दल की व्यवस्था नहीं होती। इसी को हम मार्क्सिस्ट व्यवस्था कहते हैं, यानी कार्ल मार्क्सी व्यवस्था, कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद का सिद्धांत। तो भारत के जो पड़ोसी देश, हम इटली में चले जाएं, जर्मनी में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, उत्तर कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, रसिया में, वगैरह वगैरह जितने भी देशों में चले जाएं, इन देशों में कहीं ना कहीं वो कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट व्यवस्था जो है वो शासन के रूप में
शासन पद्धति के रूप में, दलगत रूप में अपनाई गई। अच्छा, और जो ये साम्यवादी व्यवस्था करती है और जैसा ये साम्यवादी दल चाहता है वही लगभग वहां का संविधान है। इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत वहां का शासन संचालन करने का जो दायित्व होता है, अधिकार होता है, वहां महासचिव पर होता है। और वहां का महासचिव जो है वो, आप उसको चाहे राष्ट्रपति कह लें, चाहे जाति का शासन कर लें, चाहे जात कह लें, वो सब उसके नाम होते हैं। हम जब भारत में देखते हैं तो हमारे यहाँ ठीक उल्टा हो जाता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्टेड जो संस्थाएं हैं वो काम करते हैं। खैर, अपने गहराई जाने की जरूरत नहीं, मैं बताना ही चाह रहा था आपको कि भारत का पड़ोसी देश, उत्तर पूर्वी देश, एशिया का जो सबसे बड़ा देश था, और आज भी यदि भारत से वो क्षेत्रफल में बढ़ा है, जनसंख्या में नहीं है लेकिन क्षेत्रफल में बढ़ा, तो उस रूस से हमारे यहाँ के राजनयिक संबंध इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के 1948-49 से जब से शुरू हुए और वहां भारत के पहले आजाद गवर्नमेंट के पहले राजदूत बना करके डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भेजा गया। क्योंकि जहां राधाकृष्णन की बात आती है तो राधाकृष्णन पहले से ही भारत में बड़े विवेकशील व्यक्ति थे और वो आध्यात्मिक विचारों के कारण या अपनी उदारवादी प्रवृत्ति के कारण वो इतने शिक्षा जगत में फेमस हो चुके थे। इसके पहले वो कुलपति रहे, विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षा के क्षेत्र में रहे, तो उनका जो नाम था वो देश में और विदेश में लगभग वो एक तरह से फेमस हो चुका। तो पहले राजदूत के रूप में जब राधाकृष्णन को भेजा गया रूस का राजदूत बना करके, तो उस समय वहां जो स्टालिन थे यानी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख, स्टालिन ने चूंकि राधाकृष्णन के बारे में काफी सुन रखा था और राधाकृष्णन के विवेक से वो परिचित थे, तो स्टालिन को व्यक्तिगत ये बड़ी खुशी हुई कि मेरे देश में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत के राजदूत बन के राधाकृष्णन आए हैं। स्टालिन ने सहर्ष उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की और अपने एक प्रतिनिधि के माध्यम से, अपने संदेश वाहक के माध्यम से उनके पास संदेश भेजा है कि मुझे आप आधा घंटे का समय मिलने के लिए दीजिए। राधाकृष्णन के पास जब वो संदेश वाहक आया तो राधाकृष्णन ने कहा कि नहीं, ये बात ही नहीं है, ये उनका बड़प्पन है कि मेरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन नहीं, मैं चूंकि रूस में भारत का प्रतिनिधित्व करने आया हूं और इस प्रतिनिधित्व के तहत मेरा ये दायित्व बनता है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगा, मैं स्वतः ही मिलूंगा। उनका संदेश बाहर जब स्टालिन को ये बात बताया तो स्टालिन को अपने आप में बड़ा गर्व हुआ और एक ऐसे दिन के लिए, एक ऐसा दिन मुकर्रर किया गया उनकी मुलाकात के लिए, आधा घंटे के लिए। और स्टालिन जब राधाकृष्णन जी से मिलने आया तो किसी किताबों में तो रात 9 बजे लिखा है, लेकिन 8 और 9 के बीच में जब उनकी मुलाकात हुई और आधा घंटे का जो समय नियत था, और उस मुलाकात में स्टालिन जब राधाकृष्णन से मिला तो स्टालिन इतना प्रभावित हुआ कि वो सुबह 7 बजे उनके पास से गया। राधाकृष्णन की रूसी साम्यवादी व्यवस्था से इस प्रकार की पहली राजनयिक मुलाकात में जो सौहार्द उत्पन्न हुआ, जो गंभीरता दिखी, उसका संपूर्ण रूस और संपूर्ण कम्युनिस्ट व्यवस्था कायल हो गई। और वो स्टालिन जो भारत के प्रति कभी कड़ा या नकारात्मक रूप रखता था, वो इतना प्रभावित हुआ कि वो राधाकृष्णन के साथ साथ भारतीय आध्यात्मिकता का यानी भारतीय वैचारिक पद्धति का या भारतीय संस्कृति का कहने या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कहने, उसका वो दीवाना हो। और इस राधाकृष्णन का राजदूत बन के रूस में चले जाना और स्टालिन का मिल लेना, इन तमाम गतिविधियों ने भारत और रूस के बीच के जो मधुर संबंध स्थापित किए, वो दुनिया के अंतरराष्ट्रीय जगत में बड़े मजबूत संबंध स्थापित किए, यानी कारगर संबंध स्थापित। और तब से लेकर के आज तक अभी भी वर्तमान में भारत का परम या श्रेष्ठ मित्रों में से रशिया रहा है। और हमारी जो राजनयिक व्यवस्था वहां से संचालित हुई या बनी, उसका परिणाम यह हुआ
कि दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति का प्रत्यक्ष लाभ या राजनीतिक सहयोग या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत को गैर लोकतांत्रिक गवर्नमेंट का यानी गैर लोकतांत्रिक वैचारिक शासन का जो सहयोग मिलना शुरू हुआ वो निरंतर आज तक बना हुआ है। मेरे कहने का मतलब कि जो राजदूत की राजनयिक की जो भूमिका होती है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में या किन्हीं दो देशों के बीच में कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसका जीता जागता एक प्रत्यक्ष उदाहरण राधाकृष्णन का राजदूत बनकर रशिया में चले जाना है। अब हम अगर कल्पना करें इस संबंध में दूसरे पक्ष में थोड़ा सा कि काश अगर राधाकृष्णन जी के जगह में कोई दूसरा व्यक्ति गया होता राजदूत बनकर, क्योंकि राजदूत बनाना उस समय भारत की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत में मोदी इंडिपेंडेंट कंट्री था और उसको हर देश से अपने संबंध बनाना था, तो कोई भी चला जाए। लेकिन व्यक्ति का कितना महत्व होता है और उन व्यक्ति के व्यक्तिगत सौहार्दपूर्ण संबंधों के द्वारा जो स्थापित रिश्ते होते हैं वो कितने मजबूत होते हैं, ये रसिया का एक बड़ा उदाहरण है। तो मेरा कहने का मतलब मैं बताने जा रहा था आप लोगों को कि जो संबंध एक सफल राजनयिक के द्वारा किसी भी देश में स्थापित किए जाते हैं वो कितने कारगर होते हैं, कितने लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, उसका एक उदाहरण है रसिया से हमारे राजनयिक संबंध। आपने देखा होगा इसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कि अभी 2012 तक जब भी कभी भारत और पाकिस्तान, भारत या चाइना या भारत या अन्य देशों की कभी चर्चा होती थी तो सारी दुनिया एक चाइना को छोड़कर एक रूस को छोड़कर के पाकिस्तान के साथ खड़ी होती थी। भारत के सिर्फ हमारे साथ में रसिया रहता। आज की हमारी अगर सफल राजनीतिक व्यवस्था का हम परिणाम देखें, उसकी सफलता का अगर आकलन या मूल्यांकन करें तो आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि आज अगर कभी भी कश्मीर का या पाकिस्तान का जिक्र होता है तो पाकिस्तान के साथ में सिर्फ चाइना खड़ा होता है और सारी दुनिया भारत के साथ होती है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं बताना आप लोगों को चाह रहा था कि राजदूत या राजनयिक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय जगत में कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये हमारे भारत के और रसिया के संबंधों से उसका आकलन किया जा सकता है। और इसका जो लाभ होता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में 1949-50 के बाद जो संबंध रसिया के और भारत के बने, विभिन्न समयों में और विभिन्न समय की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के, चाहे वो सीमा की रही हो, चाहे वो आतंकवाद की रही हो, चाहे वो पड़ोसी देशों की रही हो, जिस भी प्रकार की समस्या रही हो, उसमें रसिया दुनिया का एक पहला ऐसा देश था जिसने खुल करके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, राष्ट्रीय मंचों पर शासन और प्रशासन की दृष्टि से प्रत्यक्ष सहयोग भारत को हमेशा देता था, जिसका परिणाम ये होता था 1962 से जो चाइना के संबंध हमारे बिगड़े और चाइना से जो युद्ध की स्थिति बनी, 65 में पाकिस्तान से युद्ध, 71 के दौर में, तो मेरा 99 के दौर में, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सारे कठिन दौरों में जब अमेरिका भी हमारा विरोध करता था और अमेरिका के साथ साथ अन्य जो विकसित देश थे वो भी हमारा विरोध करते थे, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी भारत के साथ में हमेशा रसिया खड़ा रहा। अब विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का उसने समर्थन किया और आज तक भारत के और रसिया के बहुत अच्छे और मधुर प्रगाढ़ संबंध बने हुए हैं, जिसका परिणाम यह है कि समय समय पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियां, चाहे वो आणविक हो, चाहे परमाणविक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, विभिन्न प्रकार के यात्रा, वार्ता और संधियों के माध्यम से रूस का प्रत्यक्ष सहयोग और समर्थन भारत को मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है। इस प्रकार से भारत और रूस के जो राजनयिक संबंध है वो शुरू से प्रगाढ़ मजबूत रहे हैं, अच्छे रहे हैं और इसी तरह से भारत का प्रयास रहा, भारत की कोशिश रही है कि वो जिस प्रकार से हमारे रसिया के साथ संबंध है उसी तरह से अन्य देशों के संबंध में बने रहें या बनाए जाए, उनमें जो है मधुरता बनी रहे। अगले पॉइंट में हम लोग चर्चा करेंगे किसी अन्य देश के राजनयिक संबंध।